जय हिंद। मैं मेजर प्रवीण सिंह, डायरेक्टर SRK एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर जिसमें हम आपको बताएंगे कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू या SSB इंटरव्यू में जाने से पहले क्या ऐसी तैयारी, अपने साइक को कैसे तैयार करें, अपने आप को कैसे तैयार करें फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में बेसिकली जो बच्चे हमारे जाते हैं तो उनके अंदर में जो साइकोलॉजिकल रेडीनेस है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस आप शुरू में कोचिंग में यदि आप जाएंगे तो आपको आपकी साइक के बारे में बताया जाएगा, आपको OLQs के बारे में बताया जाएगा, वो क्वालिटीज़ ठीक करने के बारे में बताया जाएगा जिसे आप अगर अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं तो डेफिनेट है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को निकालने में आपको कठिनाई नहीं होगी और आराम से आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या रहती है कि आपने अपने साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को कैसे डेवलप करना है, अपने स्पीकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप करना है, ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप करना है, फिजिकल फिटनेस में कितनी तैयारी की ज़रूरत है, क्या हमें मैराथन दौड़ने की ज़रूरत है या नॉर्मली एक एवरेज फिजिकल फिटनेस लेवल तक आने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप यदि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये गाइडलाइंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, तैयारी करने में आपकी मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहली बात है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जब आप जाते हैं तो आपके अंदर कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ या OLQs देखे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये OLQs समझने की ज़रूरत है कि ये एक्चुअली OLQs होते क्या हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और इन OLQs को कैसे हम अपने अंदर डेवलप करें। तो इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहली बात तो आपको अवेयर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या OLQs हैं जो कि आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में आपके अंदर में चेक किए जाएंगे, देखे जाएंगे कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अब इन OLQs के प्रति यदि आपकी बहुत पहले से अवेयरनेस, जितनी जल्दी आप अवेयरनेस इसमें ले आएँ, जैसे हमारे अपने प्राइवेट मिलिट्री स्कूल में हम कोशिश करते हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस क्लास 6 ऑनवर्ड्स देना शुरू कर दें। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बच्चे इस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को, जो भी डिफेंस एस्पायरेंट्स है, जिनका सपना है, ड्रीम है कि आर्म्ड फोर्सेस में फाइटर पायलट बनना या आर्मी ऑफिसर बनना या नेवल ऑफिसर बनना, तो उनके सपनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है OLQs। और वो यदि उसके बारे में अवेयर होते हैं तो डे टू डे लाइफ में अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि मैं ये OLQs कैसे अब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कि कैसे उन OLQs को, और इससे क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी में ये OLQs ऑटोमेटिकली इम्बाइब हो जाते हैं, इनकलकेटेड हो जाते हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जाकर के उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ अपने आप को ओवर प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये नेचुरली उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आ जाए तो उससे बेटर कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर दीज OLQs। तो ये OLQs जो होते हैं बेसिकली आपके पूरे बॉडी से रिलेटेड होते हैं। कुछ OLQs ऐसे होते हैं जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके हार्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके गट्स से रिलेटेड होते हैं एंड कुछ आपके लिम्स या फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली हम अब देखते हैं कि ये OLQs क्या हैं और माइंड से रिलेटेड OLQs हैं वो क्या क्या है। तो माइंड से रिलेटेड जो OLQs हैं वो होते हैं अफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि आप कितने अफेक्टिवली इंटेलिजेंट हैं, कितने जीवन में जो आपने स्कूल में पढ़ाई की है कॉन्सेप्ट्स की, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना अच्छा अपनी अफेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पुली के बारे में पढ़ा है, आपने लीवर के बारे में पढ़ा है, आपने कई ऐसे प्रिंसिपल्स को पढ़े हैं जो कि एक्चुअली ग्राउंड में लाइफ में आप उसको अप्लाई करके, लीवर को अप्लाई करके आप कम एफर्ट्स में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तो ये आपके जो एफर्ट्स हैं, ये जो आपकी लर्निंग्स हैं, इनको आप कितने अच्छे तरीके से और कितने प्रॉपर ढंग से ग्राउंड पे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली, ये देखा जाता है। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक क्वालिटी हो गई। रीजनिंग एबिलिटी, क्या आपके अंदर वो रीजनिंग एबिलिटी है, इसके लिए लॉजिकल एंड रीजनिंग के टेस्ट होते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसी है, और लॉजिक एंड रीजनिंग करके आप कहीं लॉजिकल कंक्लूजन पे कितने जल्दी पहुंच पाते हैं। और जितने बार भी आप लॉजिकल एंड कंक्लूजन या रीजनिंग कर रहे हैं तो क्या आपकी रीजनिंग सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी रीजनिंग जो है जो नॉर्मल नॉर्म है उससे हटके है और यू आर नॉट अप टू द मार्क। देन कम्स द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़।
अब ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ को आप इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोई एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई भी छोटा से मोटा कोई सोशल सर्विस का इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट में एज ए लीडर आपने या आप कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कैप्टन हैं या टीम के मेंबर हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कॉमन गोल की तरफ मोटिवेट करके वो टास्क को ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट कर पाते हैं, कैसे आप टीम को टास्क डेलीगेट कर पाते हैं, कैसे उनसे आप रिपोर्टिंग ले पाते हैं, कैसे उनसे वो टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। देखिए, बात ऐसी रहती है कि जब आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन जब कोई आप बड़ा इवेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिसमें आपके पास एक टीम है, टीम को लेकर के आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देने हैं, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब आपकी टीम होती है तो उसमें उस बात आदमी का चयन करना जो गिवन टास्क के लिए सबसे सूटेबल है, बेस्ट है, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उसी के हिसाब से वो टास्क को डेलीगेट करना, ताकि आपने सही टास्क को सही आदमी को दिया है। कहीं गलत आदमी को आपने कोई टास्क दे दिया तो वो टास्क पॉसिबिलिटी है कि शायद पूरा ना हो या अधूरा हो, या आपके ओवरऑल जो प्रोग्राम है, जो इवेंट है, उसमें कहीं ना कहीं एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके अंदर में। तो ये रिलेटेड जो OLQ है, ये आपके माइंड से रिलेटेड OLQ होता है। नाउ कमिंग टू द अदर OLQ विच इज़ रिलेटेड टू द माइंड, एंड दैट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मान लीजिए कि आपके पास में इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है, रीजनिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, आपने सारी प्लानिंग जो है एज ए इंडिविजुअल, ये सारी क्वालिटीज़ जो थी आपकी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ थी कि आप के अंदर ये काबिलियत है कि आप टीम को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीजनिंग के हिसाब से आप बहुत सही टास्क भी अलोकेट कर सकते हैं, और इफेक्टिवली इंटेलिजेंस के साथ आप एक बहुत बढ़िया प्लान बना सकते हैं। बट अगर आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन कम है, तो क्या आप अपनी टीम को ये पूरा प्लान उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो फ्लॉलेस तरीके से पूरा इवेंट एग्जीक्यूट हो? जी नहीं। तो इसीलिए ये जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या आप अपनी टीम के साथ जो भी प्लान बनाते हैं उसको साझा कर पाते हैं? क्या आपके अंदर वो एक्सप्रेशन करने की काबिलियत है? क्या आप बिल्कुल शॉर्ट में, प्रिसाइज में, ब्रीफ में यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड, यू कैन मेक टीम अंडरस्टैंड कि ये जो आपका टास्क है कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमलाइन, डेडलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और यदि ये नहीं कंप्लीट होता है तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट ओवरऑल प्रोग्राम के ऊपर पड़ सकता है। तो कोई भी चीज़ जो यदि आप जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो आपको कम्युनिकेट करनी होती है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करनी होती है, डेडलाइंस कम्युनिकेट करनी होती है, उसकी इंपॉर्टेंस समझानी पड़ती है, और सो दैट द पर्सन हु इज़ गेटिंग ऑन टू द जॉब वो प्रॉपरली मोटिवेटेड रहे, डिसिप्लिन रहे, और आपको जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है या टीम की जो रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट कर पाए। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर OLQs विच आर रिलेटेड टू द माइंड। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ सके, अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना अभी से शुरू कर दें, चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही नहीं, ये आपको इन जनरल लाइफ में भी काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, कि ये आपको लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे। देन कम्स द OLQs विच आर रिलेटेड टू योर हार्ट। तो फौज में बेसिकली यू आर डीलिंग विद द मैन पावर, देयर इज़ लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग देयर, HR इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे जितना आपका दिमाग ज़रूरी है लोगों से कनेक्ट बनाने के लिए, लोगों से के दिलों में जगह बनाने के लिए, यू नीड टू हैव दिस OLQs विच आर रिलेटेड टू योर हार्ट। तो ये OLQs जो हार्ट से रिलेटेड हैं, ये होती हैं आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी। क्या आप लोनर तो नहीं है? क्या कितने अच्छे से, कितने आसानी से आप अजनबियों के साथ, टीम के साथ, नए मेंबर्स के साथ नए फ्रेंड्स बना सकते हैं? कितने अच्छे जल्दी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? कितने जल्दी आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं? ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक सोशल एडॉप्टेबिलिटी। कि मान लीजिए जैसे हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती, क्योंकि इनके फादर के जॉब जो होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं। हर 2 साल 3 साल में वो नए स्कूल में एडमिशन्स लेते हैं, और हर 2 साल 3 साल में इनका पूरा सराउंडिंग, इनका पूरा फ्रेंड सर्कल, इनका पूरा सिटी, लोकेशन, एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग चेंजेस। ठीक है, तो अब ये लोग को आदत पड़ी होती है बचपन से, इनको एक्सपोजर मिला होता है बचपन से कि हर बार नए फ्रेंड्स बनाना, नई लोकेशन में जाना, एडजस्ट करना, नए टीचर्स से एडजस्ट करना। ठीक है, तो दिस इज़, ये सोशल एडॉप्टेबिलिटी बिल्कुल उनके अंदर नेचुरली आ जाती है।
लेकिन इफ़ यू आर, आपकी पूरी ज़िंदगी एक स्कूल में निकली है, बचपन से आप एक ही शहर में रहे हैं, एक ही घर में रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे हैं, तो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने अंदर सोशल अडॉप्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी ज्वाइन करें जहाँ पे एक ग्रुप मिल करके कोई एक कॉमन कॉज के लिए कुछ काम कर रहा हो। कुछ सोशल कॉज हो सकता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो सकता है, पोइट्री एंड लिटरेचर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरीके का क्लास जिसमें आपका एक ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक है, आप यदि कोई सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप हॉलीडेज़ को, संडेज़ को सारा ग्रुप मिल करके एक सोशल इवेंट करें जिसमें आपको सोशल होने की, लोगों से इंटरैक्ट करने की, लोगों के साथ मिल के काम करने का अवसर मिले, मौका मिले और अपने सोशल अडॉप्टेबिलिटी स्किल्स को आप पॉलिश कर पाएँ। नेक्स्ट एक्टिविटी OLQ विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट इज़ कोऑपरेशन, कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं। यदि आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप बेसिकली चलता है टीम वर्क से, तो वहाँ आई की जगह यू हैव टू फॉरगेट योर आई एंड यू हैव टू वर्क एज ए टीम एंड देन यू कॉल योर सेल्फ एज वी। तो वहाँ पे आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आई से प्रेरित ना हो करके वी यानी पूरी टीम से प्रेरित होकर के होता है, पूरी टीम के लिए होता है। तो इसमें जब टीम एक साथ काम करती है तो यू आर सपोज टू बी वेरी कोऑपरेटिव। आपका कोऑपरेटिव स्किल्स कितना है, आप क्या प्रॉपर कोऑपरेट कर पा रहे हैं लोगों से, आप किस तरीके से लोगों को हेल्प आउट कर पा रहे हैं, किस तरह से लोगों को, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू हार्ट। क्योंकि इससे ही यदि आप की सोशल अडॉप्टेबिलिटी अच्छी है, प्रेजेंटेबल हैं, फ्रेंडली हैं, नाइस नेचर्ड हैं, हम्बल हैं, तो बट नेचुरल है कि आपके बहुत से दोस्त बनेंगे। साथ ही यदि आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत कनेक्ट बनाने में हेल्प करेंगी अपनी टीम से, अपनी टीम को लीड करने में, मोटिवेट करने में आपको हेल्प करेंगी। तो ये सेकेंड क्वालिटीज़ थी विच इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, एंड द थर्ड क्वालिटी विच इज़ रिलेटेड टू हार्ट इज़ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बेसिकली जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं लाइफ में, वैसे वैसे आप स्टेबल होते जाते हैं, आपके इमोशंस स्टेबल होते जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर में आती जाती है, और एज यू ग्रो यू स्टार्ट टू गेट द डेवलपिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप इस तरह से डिफाइन कीजिए कि कोई भी काम जो है वो खुद आपको लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी टीम है, और इसके लिए मेरे को कुछ करना है, इसके लिए मैंने अपनी जवाबदारी अपने कंधे पे लेनी है। ठीक है, तो ये जब जवाबदारी आप अपने कंधे पे लेना शुरू करते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, ट्रेन करते हैं अपने माइंड को, तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना जल्दी आप डेवलप करेंगे उतना इफेक्टिवली आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे। तो फैक्टर रिलेटेड टू माइंड, जैसा मैंने बताया, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है। सेकेंड फैक्टर जो मैंने अभी कवर किया, दैट इज OLQs which are related to heart, which includes social adaptability, cooperation and sense of responsibility. Now we come to the third type of OLQs which are related to your guts. जो गट्स शब्द है वो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम लोग इसको करेज से एसोसिएट करते हैं कि इसके अंदर गट्स है, कितना गट्स है, इसके अंदर गट्स नहीं है। तो बेसिकली गट्स क्या होता है कि आपके स्टमक को गट कहा जाता है, और ये गट फीलिंग होती है, इंट्यूशन होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो अंदर से आती हैं उसको गट फीलिंग जैसे आप कहते हैं, वो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि फैक्टर्स रिलेटेड टू गट OLQs में लिस्टेड है। तो इनको एक एक करके मैं कवर करता हूँ, और इसमें सबसे पहले आता है इनिशिएटिव। एंड इनिशिएटिव कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे ही आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वैसे ही आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैंने इस विषय में कुछ करना चाहिए, मेरे इस प्रॉब्लम में समथिंग आई हैव टू डू अबाउट इट, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर द बेनिफिट ऑफ माई टीम, माई सोसाइटी, माई स्कूल, माई नेशन, माई टीम, वट एवर। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव होता है कि आप अपने तरफ से you are the first man to go and react, you are the first man to come out with a plan, and you are the first man who has decided कि yes, this is a problem and I need to solve it, either alone or along with my team. तो ये जो इनिशिएटिव होता है, ये आपके अंदर जैसे ही आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आपके अंदर ये इनिशिएटिव की क्वालिटी भी डेवलप होगी। क्या आप इनिशिएटिव लेते हैं? कहीं मौका पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर वॉचिंग ए मूवी, या फ्रेंड के साथ बाहर गए हैं, यू सॉ एन एक्सीडेंट इन द रोड,
तो यूजुअली नॉर्मली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिए जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ग्राउंड पे भी ऐसे आपको सिचुएशन दिए जा सकते हैं जिसमें सिमिलर सिचुएशन दी जाती है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आप ऐसी एक्सीडेंट की फ़ोटो के ऊपर स्टोरी बनाते हैं जिसमें हीरो ने जा करके उनको मदद करी, उनको ले जाके हॉस्पिटल में पहुंचाया। पर एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या आप ऐसा करते हैं? 90% ऑफ द टाइम नो। तो यदि ये क्वालिटी आप डेवलप करें कि कहीं कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत है, अनजान आदमी है, उसको आप यदि हेल्प करते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ आपने इनिशिएटिव आपने लेना है। सारे लोग खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, यू आर द पर्सन हु हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव, कॉल द एम्बुलेंस, हेल्प हिम आउट एज मच पॉसिबल एज यू कैन। आप एम्बुलेंस में डाल सकते हैं, हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। और ये जो क्वालिटीज़ हैं हर सिचुएशन में, हर लाइफ में आपके दसियों सिचुएशन ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको अपने OLQs को प्रैक्टिस करने का, OLQs को पॉलिश करने का मौका मिलेगा और आपने उनको यूटिलाइज़ करना है। उनको इसकी एक बार अवेयरनेस की क्लास अटेंड करने के बाद आत्मसात करना है और मौके ढूंढने हैं इन OLQs को प्रैक्टिस करने का। जब ये OLQs आप रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो SSB इंटरव्यू में आपको जाके झूठी कहानियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी कि मैं होता तो मैं वो हीरो जो है जा करके उसको हॉस्पिटल ले गया, एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचा, बट ही हेल्प दैट पर्सन। तो द मोर यू आर ट्रुथफुल, द मोर यू आर ऑनेस्ट, द मोर यू आर ओपन इन योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, द मोर आर द चांसेस कि आप उसमें सक्सीड करेंगे। जो तीसरा फैक्टर है गट्स में, सबसे पहले मैंने बताया आपको इनिशिएटिव है। सेकेंड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो जड़ है, जो कारण है, वो होता है आपका रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर बिलीफ इन योर सेल्फ, क्लैरिटी इन योर माइंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में है तो, और आप अच्छे कर्म करते हैं, आपका कैरेक्टर सही है, आप गलत काम नहीं करते हैं, तो आपके अंदर कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होगी और विच विल ऐड टू योर कॉन्फिडेंस। तो यू विल बी एबल टू फेस द वर्ल्ड विथ कॉन्फिडेंस, you will be able to express your feelings with confidence because deep inside in your conscious you know कि you are right। तो ये जो आप राइटियस होते हैं, सही होते हैं, तो दैट इज़ द थिंग, मेन थिंग जो आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। वहीं अगर आप कोई गलत काम करके आते हैं, पेरेंट्स से छिप के आप स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जब आप घर में आते हैं तो वो गिल्ट फीलिंग आपके अंदर रहती है कि यस मैंने गलत काम किया है, एंड दैट इरोड्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ऐसे काम आप कीजिए ही मत जिसके लिए आपको नीचा देखना पड़े, जो समाज को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, नेशन को पसंद नहीं है। तो आप रेड लाइट पे जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं, आप 5 मिनट भी नहीं लगता है वहाँ रुकने में, यदि आप रुक जाते हैं तो दिस गिव्स यू ए कॉन्फिडेंस, दिस गिव्स यू ए कैरेक्टर कि यू आर डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नो वन इज़ वॉचिंग यू। अगर आप किसी के सुपरविजन में, टीचर के, मॉनिटर के, पेरेंट्स के, बड़े भाई बहन के मॉनिटरिंग में यदि आप सही काम करते हैं तो देन यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। आपको बिना सुपरविजन के अपने आप को सेल्फ सुपरवाइज करना है, सेल्फ डिसिप्लिन करना है और अपने जो कर्म हैं वो हमेशा सही रखने हैं। अगर आप सही रहेंगे तो डेफिनेट है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड यू विल बी एबल टू फेस द वर्ल्ड विद ए कॉन्फिडेंट फेस। देन कम्स द नेक्स्ट क्वालिटी विच इज़ द स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन जो है इट इज़ रिलेटेड टू योर गट, कि आप उसमें कोई भी गिवन सिचुएशन में कितनी तेज़ी से डिसीजन पे पहुंचते हैं। एक्सीडेंट हो रखा है, तुरंत आपने डिसीजन लिया कि आई हैव टू हेल्प दिस मैन एंड यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन। तो ये आपका डिसीजन तुरंत हुआ। यू आर नॉट कन्फ्यूज, यू आर नॉट थिंकिंग कि मेरे को एग्जाम में जाना है, लेट हो जाऊंगा। यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम एंड यू आर सॉल्विंग इट देन एंड देयर, टेकिंग द इनिशिएटिव। तो ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो ये स्पीड ऑफ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्म्ड फोर्सेज में, बिकॉज द टाइप ऑफ सिचुएशन विच यू फेस यू हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली। आपके पास टाइम नहीं होता कि आप सोचते रहें कि आज नहीं करूँगा, मैं कल करूँगा। दिस ऑल थिंग्स डोंट वर्क इन द आर्म्ड फोर्सेज बिकॉज यू एंड योर टीम विल बी इन सिचुएशंस वेयर बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड ऑन यू एंड यू हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली। सो स्पीड ऑफ डिसीजन के ऊपर हमेशा मैं कोट करता हूँ सैम मॉनिकशॉ सर का एक कोट विच सेज इफ यू वांट टू बी ए फूल फास्ट। तो व्हाट डज ही मीन बाय दैट? तो ही एक्सप्लेन्ड इट लेटर इन हिज कोट दैट देयर इज वन इंसिडेंट इन विच he met a very senior general and asked him about some problem. The general sahab said ki yes sir, we are thinking about it, we are thinking, contemplating what has to be done in this situation. Then the Sam Manekshaw sir said ki if you want to be a fool fast. What he meant that if a general sahab has become a general sahab,
तो he does have that competence, he does have that all things which are required to be a general, and that's why he has been selected to lead the men as a general commanding officer. Now 90% of the chances are कि if he is very competent, he is very good, 90% chances are his decisions are going to be right. But take a scenario in which the 10% of the chances are there कि his decisions are wrong. Then the General Saab is equipped with the staff officers or the team of officers who are the best in their fields, in their respective fields, with the maturity and rank at which they are. तो ये अगर उनका डिसीजन 10% मान लिया जाए कि यदि गलत हो भी जाता है तो देयर इज़ ए टीम ऑफ ऑफिसर्स हु विल करेक्ट दैट मिस्टेक, वो उसको गलत नहीं होने देंगे, वो गलती को सुधार लेंगे. द एंटायर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो टेक इट फास्ट, डोंट डिले योर डिसीजंस, थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग. स्पीड ऑफ डिसीजन is very important. If you are a competent person who has cleared the SSB, who is going to the armed forces, जब ऐसे मौके आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आपके डिसीजंस जो हैं स्पीडियर डिसीजन लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू फेस द सर्कमस्टेंसेस. Now coming to the factor and next factor which is related to guts, and that is the ability to influence the group. For example, you have got the entire OLQs related to mind, which are effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, power of expression. Then you have got all the OLQs which are related to your social adaptability, cooperation, sense of responsibility. All OLQs related to guts, which are initiative, self-confidence and speed of decision. But अगर आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं एज ए टीम लीडर या टीम मेंबर, आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो एंटायर OLQs आर ऑफ नो यूज़. तो ये इसमें जितनी भी OLQs मेंशन की गई हैं, दीज ऑल OLQs आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स. इट इज़ नॉट दैट कि 100 में से 35 नंबर मिल जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, 3 नंबर ग्रेस दे दिए जाएंगे. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू सी द आर्म्ड फोर्सेज में देर आर सो मेनी वैकेंसीज and there are so many aspirants who are coming for the service selection board interview, but still they are sent back despite there are so many vacancies. कि उनका एक जो सेट पैरामीटर है, एक सेट डेफिनेशन है OLQs की, वो सारी की सारी OLQs होना मैंडेटरी है. इनमें से एक भी OLQ अगर आप मिस कर पाएंगे, आपके अंदर कमी होगी, यू आर वांटिंग इन दैट OLQ, आप रिजेक्ट हो जाएंगे. तो इसलिए ये OLQs इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इतना बड़ा लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ. सो यू अंडरस्टैंड एंड यू ट्राई टू इनकलकेट ऑल दिस क्वालिटीज़ इनसाइड यू व्हाइल यू आर स्टडिंग फ्रॉम क्लास 6th मे बी क्लास टिल क्लास 12th. और ये यदि आप अपने अंदर इनकलकेट कर लिए तो देर इज़, यू डोंट रिक्वायर एनी वन, यू डोंट रिक्वायर एनी कोचिंग, यू डोंट रिक्वायर एनी मोर गाइडेंस. You will be selected for the in the service selection board interview because they are looking for these qualities. Now comes the last quality which is listed as part of guts. OLQs which are related to guts में ability to influence the group के बाद जो अगली क्वालिटी है, that is liveliness. Liveliness is related to your how cheerful, how enthusiastic, how motivated you are. Basically, you see in a team, if you are a very cheerful, very confident, happy-go-lucky type of a person, chances are that entire team will trust you, believe you, follow you and will get influenced by you. बट वहीं पे आप उसको कंपेयर कीजिए कि आपके टीम में अगर कोई एक आदमी है जो कि मोरोन है, रोता रहता है, इज़ ऑलवेज क्रिबिंग, तो क्या वो टीम को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? नो, बिकॉज नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं वो उतनी अच्छी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स नहीं होती जैसे कि पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती है. एंड लाइवलीनेस का एक और रीज़न है विच इज़ कनेक्टेड टू योर साइकोलॉजी. एनीवन विथ हु इज़ हैविंग सम बेसिक क्वालिटी, बेसिक problems in their psychology as compared to willpower, as compared to giving up. तो इस तरह की यदि कोई आपके अंदर साइकोलॉजिकल वीकनेस है तो दैट विल बी क्लियरली अंडरस्टूड अंडर दिस OLQ लाइवलीनेस. जो लोग बहुत लाइवली होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि दे डोंट गिव अप, दे हैव गुड विल पावर, दे हैव गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस and their character is upright. That's why they don't have that guilt feeling or the inferiority complex.
तो इस चीज़ को आप समझिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को आप समझिए, अपने लाइफ में अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पहनिए, अच्छा लोगों के साथ बिहेव कीजिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे विचार रखिए। तो एवरीथिंग विच इज़ बीइंग टोल्ड टू यू बाय योर पेरेंट्स सिंस योर चाइल्डहुड और योर टीचर्स इन द स्कूल आर समहाउ रिलेटेड टू ऑल दीज OLQs। तो अगर उनकी आप बातों को मानते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, पंक्चुअल हैं, ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, और जो आप प्लान बनाते हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, टीम के साथ मिल करके आपको काम करने की क्षमता है, तो डेफिनेटली ये सारी OLQs आपके अंदर हैं और इसको और पॉलिश करने की ज़रूरत है, और नर्चर करने की ज़रूरत है, और उसको सही करने की ज़रूरत है इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्लियर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑफ द OLQs विच आर रिलेटेड टू द लिम्स। तो ये जो OLQs है, जैसा मैंने बताया कि इज़ मोस्टली रिलेटेड टू योर फिजिकल फिटनेस, जैसे कि डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना। तो डिटर्मिनेशन ये आपका विल पावर से आता है, विल पावर आपका फिजिकल फिटनेस से आता है। देयर इज़ ओनली वन वे टू डेवलप योर फिजिकल विल पावर एंड दैट इज़ थ्रू योर फिजिकल एक्सरसाइज। पहले दिन आप 1 किलोमीटर दौड़ने जाएंगे, बहुत पेट दुखेगा, बहुत मुश्किल होगी, शायद पूरा आप दौड़ ना पाएँ, चल के दौड़ के आप कंप्लीट करें। और ए वीक और 10 डेज़ और 15 डेज़ डिपेंडिंग ऑन पीपल, आप वो 1 किलोमीटर लगातार दौड़ पाएंगे। इनिशियली आप जॉगिंग करते हुए दौड़ेंगे, देन इफ़ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर run from 1 kilometer to 2 kilometer, you will face again the same problem। मुश्किल लगेगा, ठीक है, टफ लगेगा, आपको मुश्किल होगी। फ्रॉम 2 to 5 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर्स, हर बार जो है मेंटली आप अपने आप को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, डिस्पाइट और द पेन यू आर टेलिंग मी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई फिजिकल फिटनेस, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप अपने दिमाग को बार बार कठिनाइयों को, कंफर्ट जोन के बाहर निकल करके कठिनाइयों को सामना करने के लिए चुनौतियाँ दे रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ यू डेवलप योर विल पावर। विल पावर आप किसी किताब से पढ़ के, किसी वर्कशॉप में सीख करके नहीं बढ़ा सकते। विल पावर बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप ग्राउंड पे जाइए, सुबह उठिए, दौड़िए, ठीक है, यू गो फॉर ए रन, यू गो फॉर ए जॉग, डू फिजिकल आउट। अपने फिजिकल लिमिट्स जो हैं, इनिशियली यदि आपने कभी फिजिकल फिटनेस या गेम्स में नहीं रहे हैं तो शुरू में आपको प्रॉब्लम आएंगी। हाउ डू यू ओवरकम इट? विथ योर विल पावर, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर लिमिट्स, चैलेंजिंग योर लिमिट्स, एंड दिस इज हाउ यू विल बी डेवलपिंग योर विल पावर एज वेल। देन कम्स द करेज। कैसे सिचुएशन में आपके अंदर करेज है, कन्विक्शन है, एंड दिस एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एज फार एज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, करेज तभी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप सही हैं। अगर आप गलत हैं तो आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा कचोटती है कि ये आप गलत कर रहे हैं। ऊपर से आप झूठ भले बोल रहे हैं, बट वो झूठ पकड़ा जाता है। स्पेशली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, दे आर द वंस हु आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ट्रेंड इन टू द बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स विच आर बीइंग यूज्ड टू सेलेक्ट एन इंडिविजुअल। तो वहाँ पे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, GTOs हैं, प्लस द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। तो ये 4 लोग जो हैं, इन्होंने यही काम किया है, इसी काम के लिए ट्रेन किया गया है इनको, बेस्ट ऑफ द टेक्निक, बेस्ट ऑफ द ट्रेनर्स से। और आपके जैसे हज़ारों लोगों को वो एवरी मंथ वो देखते हैं, तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू फूल देम। सो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट, सिंसियर, एंड अपनी जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको अच्छे से आप प्रेजेंट करें और झूठ ना बोलें। तो करेज जो है, मॉरल करेज, इसमें भी करेज में भी कई तरह के करेज होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल करेज और एक होता है आपका मॉरल करेज। मॉरल करेज इज समथिंग कि यू स्टैंड योर ग्राउंड इफ़ यू आर राइट। अगर आपने कुछ काम सही किया है या आप सही हैं, आपको पूरा विश्वास है कि यू आर राइट एंड यू आर डूइंग द राइट थिंग, तो देन यू कैन स्टैंड योर ग्राउंड। आप उस करेज के साथ में बोल सकते हैं। मॉरल करेज पे आई विल अप्रिशिएट and I will like to recommend if you can see the lecture by our Field Marshal Sam Manekshaw sir. He has given a very beautiful lecture. YouTube में आप सर्च करेंगे moral courage के ऊपर, तो उन्होंने बहुत beautifully explain किया है what is the difference between a yes man, and he is very nicely presented कि what is basically a moral courage and how do you develop a moral courage. देन कम्स द स्टेमिना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्टेमिना आपके अंदर ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस आपके अंदर ज़रूरी है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं तो यू विल बी अंडरगोइंग एन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट, जिसमें आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जिनको आपको गिवन टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए आपके अंदर में फिजिकल फिटनेस यानी दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए, बॉडी फिट होनी चाहिए। कोई हाइट से जंप करना,
लैंड करना प्रॉपरली, वो सब आपने आना चाहिए. यू शुड नॉट बी ए पर्सन हु स्ट्रेट अवे कम आउट फ्रॉम द बेडरूम एंड गॉन फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू. इसके लिए आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बाजुओं में दम लाना पड़ेगा, बिकॉज देर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स, टार्जन स्विंग एंड जंपिंग एंड होल्डिंग द रोप. ऐसी तरह की कई एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जिसके लिए आपके हाथों में दम होना चाहिए, आपके बॉडी का वेट आप उसको होल्ड कर सकें. और रस्सी में यदि आप ऊपर चढ़ना है या नीचे आना है तो उसको आप सेफली कर सकें, आपके हाथ ना छिल जाएं, ठीक है, आप गिर के इंजर्ड ना हो जाएं. और ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे. अदरवाइज़ आपका डर आएगा मन में, और जो कि आपके लिए नेगेटिव जा सकता है. तो ये टोटल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, टोटल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, जिसमें विच आर रिलेटेड टू योर माइंड, हार्ट, गट्स एंड लिम्स. तो मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या OLQs हैं. इनको नोट कर लीजिए, प्रिंट आउट रख लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए कि ये OLQs आपको डेवलप करने हैं इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस एज ऑफिसर्स बाय क्लियरिंग द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू. तो फैक्टर्स रिलेटेड टू माइंड जो होते हैं वो होते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन. तो ये 4 जो फैक्टर्स हैं ये रिलेटेड टू माइंड आपके OLQs में चेक किए जाते हैं. देन कम्स द OLQs विच आर रिलेटेड टू योर हार्ट. द OLQs रिलेटेड टू हार्ट आर सोशल अडॉप्टेबिलिटी, कॉपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Thirdly, OLQs related to guts, initiative, self-confidence, speed of decision, ability to influence people, and liveliness. Factors related to your limbs are determination, courage, and stamina. तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले यदि आप OLQs को समझ सकें, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम इन OLQs को दिया है. सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का OLQs है. हमारे इस टाइम पे ये OLQs के बारे में हमको जानकारी नहीं होती थी. आजकल इंटरनेट है, कई लोग हैं, कई ट्रेनर्स हैं जो कि आपको ये डिटेल्स बताते हैं. और इन OLQs को अगर आपने आत्मसात कर लिया तो देन यू रिक्वायर नो वन एंड यू कैन prepare yourself well for your service selection board interview by inculcating these OLQs naturally inside you. Psychological preparations. अब अपने आप को साइकोलॉजिकल कैसे प्रिपेयर किया जाए कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में यदि आप जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने आप को जानना है. नो योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है. नो योर वीकनेसेस, नो योर पॉजिटिव पॉइंट्स. अगर आप अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं, अपने को समझ पाते हैं, तो पुरानी एक कहावत है जो कहती है जिसने खुद को जीता उसने जग को जीता. गीता में भी यही कहा गया है कि आपको अपनी इंद्रियों को जीतना है, कंट्रोल करना है. अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल कर लो अपने हाथ में, बट ये तो वाइल्ड हॉर्स है, ये तो जंगली घोड़ा है, ये इधर उधर भागता है, एक जगह नहीं रुकता है, कैसे मैं कंट्रोल करूं. तो उसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वत्स, तुमने सिर्फ प्रैक्टिस करना है. ये बहुत दुष्कर काम है, वेरी डिफ़िकल्ट काम है, और ये इतना ईजिली हो नहीं सकता, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो कोई भी चीज़ यदि आपको मैथ्स वीक लगता है तो उसमें आप कई मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो धीमे धीमे आपके इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, यू स्टार्ट स्कोरिंग, ठीक है, और आपको वो प्रॉब्लम जो है छोटा लगने लगता है. उसी तरीके से साइकोलॉजिकली यदि आप अपने आप को जानते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को रूल करते हैं, यदि आप अपने आप को रूल कर पाए, आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, आप पूरी दुनिया पे रूल कर सकते हैं. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तो एक छोटा सा इंटरव्यू है, दैट विल नॉट क्रिएट मच ऑफ ए प्रॉब्लम इफ़ यू कैन विन ओवर योरसेल्फ. आप टेम्पटेशंस को कैसे दूर कर सकते हैं, आपका यदि पढ़ाई का टाइम टेबल आपने बनाया है, डिसिप्लिन के साथ में कैसे उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं. ये ना हो कि आज 2-3 मेरा दिन लेक्चर देखा, मोटिवेट हुए, और एक हफ्ते तक आपका ग्राफ सही चला, उसके बाद दैट स्टार्ट्स कमिंग डाउन. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने जो भी प्लान बनाया है, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, जो भी अपने लिए आपने सोचा है, उसको आपने स्टिक करना है डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस में, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन की हो या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें. तो यदि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो यू विल रियलाइज़ कि कुछ एक काबिलियत हैं जो कि आपको गॉड गिफ्टेड हैं,
जो कि आप नेचुरली कर लेते हैं, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, ऐसी क्वालिटीज़ हैं, उसको और पॉलिश कीजिए और इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज़ विच विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। हो सकता है किसी के अंदर म्यूज़िक का टैलेंट है, गेम्स का है, स्पोर्ट्स का है, किसी भी तरीके के आपके अंदर में जो आपको लगता है कि स्ट्रेंथ है आपकी, उसको पॉलिश कीजिए। डोंट लिव इट, मे इट बी योर हॉबी, मे इट बी रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, मे इट बी रिलेटेड टू योर गेम्स, स्पोर्ट्स, लिटरली आर्ट्स, कोई भी आपकी एक्टिविटी हो सकती है जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके अंदर अच्छी है, स्ट्रांग है, जो आपको अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हैं। वी कैन कॉल इट एज ए पैशन ऑल्सो, कि ये आप बहुत पैशनेट हैं म्यूज़िक के लिए, गेम्स के लिए, आर्ट्स के लिए। डोंट लिव इट, उसको करते रहिए। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या है। बेसिकली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो बच्चे आते हैं 90% उनकी वीकनेस होती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन की, स्पोकन इंग्लिश की, कॉन्फिडेंस की, ठीक है। ग्रुप के सामने वो बोल नहीं पाते हैं, जानते वो सब कुछ है, क्वालिटीज़ उनके अंदर सारी अच्छी हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दे आर इंट्रोवर्ट, उनको एक्सपोजर नहीं मिला स्कूल में, वो असेंबली के सामने खड़े होकर के उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, एनुअल फंक्शंस में वो कभी स्टेज पे नहीं गए डर के मारे, और इसलिए वो डर उनका ख़त्म नहीं हो सका, और दे हैव नॉट बीन एबल टू ओवरकम द बैरियर जो कि वो मैंडेटरी है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में किसी इंडिविजुअल में सेलेक्ट होने के लिए। तो उसका क्या तरीका है, उसके भी तरीके मैं आपको आगे बताऊंगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में कि सबसे पहले तो आप समझें कि आप हैं क्या, ये आपके लाइफ के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, और जो यदि वीक पॉइंट्स हैं तो बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू उसके ऊपर आपने इतनी मेहनत करनी है कि वो वीक पॉइंट्स को आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें। दिस विल बी द बेस्ट थिंग कि यदि आप इंटरव्यू में लिखते हैं कि आई हैव गॉट ए प्रॉब्लम इन स्पोकन इंग्लिश बट यू आर स्पीकिंग वेरी नाइस, तो दैट विल गिव एन इम्प्रेशन टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि बंदे ने मेहनत करी है। यदि इसकी नेगेटिव क्वालिटी थी, बोल नहीं पाता था, बट ही हैज़ प्रैक्टिस सो मच दैट he is very confidently speaking in the interview, in the group discussion, in the lecturate। तो ये आपका जो जज्बा है, ये जो आपका जुनून है यदि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड निकालने का, तो उसको दिखना चाहिए कि आपने कितने उसके ऊपर एफर्ट्स डाले हैं, कितनी मेहनत करी है। एंड प्रैक्टिकली वन शुड फील इट, यू शुड ऑल्सो फील इट कि सबसे पहले मैंने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई की और उसके ऊपर इतनी मेहनत करी, चाहे आपकी वोकैबुलरी है, इतनी मेहनत करी कि वो जो है मेरी स्ट्रेंथ बन गई। देन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। दिमाग में देखिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सबके आते हैं, और यू आर सपोज टू बेसिकली वॉच योर माइंड एंड वॉच योर थॉट्स। तो अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन नेगेटिव थॉट्स को आपको कैसे रोकना है, साइडलाइन करना है, नेगेट करना है और पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचना है। देखिए माइंड जो है आपका बहुत पावरफुल मशीन है। दैट आई वाज रीडिंग ए जनरल जिसमें कहा गया था कि अगर आप लगातार सोचते रहें कि मैं बीमार हूँ तो वैसे हार्मोनल सिक्रेशंस होने शुरू हो जाते हैं एंड एक्चुअली आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइवलीनेस के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, इवन देर आर मेडिकल रिपोर्ट्स दैट कई कैंसर पेशेंट्स जिन्होंने विल पावर था, जिन्होंने माइंड में विजुलाइज किया कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और दे डेफिनेटली केम बैक एज ए विनर, और उन्होंने उस बीमारी को हराया, पेनफुल पीरियड से बाहर निकले, जस्ट विथ ए होप, जस्ट विथ ए माइंडसेट कि यस वन डे आई विल गेट बैक टू लाइफ, वन डे आई विल बी ओके, आई विल बी फिट एंड फाइन। और वो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं दे हेल्प द सिक्रीशन ऑफ टाइप ऑफ हार्मोन्स दैट हेल्प्स यू हील फास्टर। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, साइकोलॉजिकल टेस्ट में स्पेशली आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होता है। आपके कई टेस्ट होते हैं, वैट होता है, पीपीडीटी होता है, आपका थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट होता है, एसआरटी होता है, और हर जगह आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, योर कॉन्शियस, योर आपको जीतने की कितनी इच्छा है, उसके बारे में आपको चेक किया जाता है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको डेवलप करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकना पड़ेगा। आई हैव मेट वन ऑफिसर जिनको कुछ लाइफ में सेटबैक हुए थे एंड ही यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो व्हाट हैज़ ही डन, अपने हाथ में उन्होंने एक बैंड लगा लिया था, जब जब वो नेगेटिव थॉट्स आते थे ही यूज्ड टू पनिश हिमसेल्फ बाय पुलिंग द बैंड एंड हिटिंग हिमसेल्फ। तो this way he conditioned his brain not to give negative ideas to him, and then he used to he is well and fine and doing very fine, and a very famous person taking a lot of seminars and lectures on belief engineering, and
मेकिंग a lot of changes in the lives of so many students. तो ये तरीका होता है कि आपने किसी भी तरीके से बैंड की तरह से या आप मेंटली भी यदि अपने आप को रोक सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि नेगेटिव इमोशंस जितने भी आपके अंदर में आते हैं, थॉट्स आते हैं, उनको आप काटिए अपने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए कि नो, आउटकम इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड इसी तरीके से आप एक अपना पॉजिटिव माइंड सेट डेवलप कर सकते हैं। Then is the practical visualization technique. This is what one of the friend who is an author also has described as idealize, visualize and realize, IVR, in his book Be Your Own Pilot. I will recommend you all to read that book. That is by Squadron Leader Manish Kumar. बहुत बेस्ट सेलर बुक है उनकी, जिसमें उन्होंने इस टेक्निक के बारे में बताया है, आइडियलाइज, विजुअलाइज एंड रियलाइज। तो आइडियलाइज क्या होता है कि सबसे पहले आप यदि आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एक आपका रोल मॉडल होगा, कोई ना कोई आपकी फैमिली में, या सैम मानेकशॉ हो सकते हैं, उनकी मूवी देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो यू वांट टू डॉन द यूनिफॉर्म, आपको उस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, आप उस कैरियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं और यू फाइंड योरसेल्फ कि मैं ये कैरियर ऑप्शन के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो नाउ यू हैव आइडियलाइज्ड समवन कि सैम बहादुर मूवी देखने के बाद आई हैव बीन मोटिवेटेड to become an army officer. Now what happens कि अब आपको विजुअलाइज करना है। नाउ यू हैव टू विजुअलाइज दैट यू आर एन आर्मी ऑफिसर, यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, यू आर लीडिंग द ट्रूप्स, यू आर डूइंग वेरी गुड टू द सर्विस टू द नेशन। तो ये आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस है। जैसा मैंने बताया, टेम योर माइंड, तो आपके माइंड और आपकी पूरी जो सिस्टम्स हैं, दे हेल्प यू डेवलप ऑल दोज एटीट्यूड्स इनसाइड यू, एंड देन यू रियलाइज। अब आप उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, OLQs को समझते हैं, OLQs अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो इतना ही जब आप मेहनत करेंगे तो बट नेचुरल है, डेफिनेट है कि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू निकाल लेंगे और सेलेक्ट होंगे और अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छा कैरियर बनाएंगे आर्म्ड फोर्सेस में। पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मैंने बताया कि कई बच्चे होते हैं कि यूजुअली उनको उतना एक्सपोजर नहीं होता है स्कूल में। द मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिटन एग्जामिनेशंस, ओरल, आपको लेक्चर्स देना या लेक्चरेट करना, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स, ये साल में 1 या 2 बार होते हैं और इसमें सारे के सारे लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे लोग जिनको कभी एक्सपोजर ना हो, तो डेफिनेट है कि पहली बार पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, बट वो डर जो है आपका, जैसा कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, प्रैक्टिस करने से जाता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, आप ये प्रैक्टिस जो है शीशे के सामने खड़े होकर कर सकते हैं। आजकल मोबाइल है, आप अपने वीडियो रिकॉर्ड्स करके कर सकते हैं। यू कैन अगेन वॉच द वीडियो कि कहाँ पे मेरा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ मेरी पिच, वॉल्यूम, ये सारी ठीक की जा सकती है, ठीक है, या मेरा डिलीवरी ऑफ द लेक्चर में कहाँ पे इशू है, कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और ये अक्सर मैं भी करता हूँ, आज भी करता हूँ कि सारे लेक्चर के बाद वंस आई गो थ्रू दैट लेक्चर, आई सी कि कहाँ पे कुछ चीज़ों को हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, ताकि वो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे पहली बात है कि जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसमें जनरल नॉलेज की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। डेली एक अच्छा न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरह के न्यूज़पेपर पढ़ें, इसके एडिटोरियल्स पढ़ें, बिकॉज एडिटोरियल में जो उस वक्त के करंट अफेयर्स या ज्वलंत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके ऊपर इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द जो राइटर्स हैं, ब्रेन्स हैं, एडिटर्स हैं, वो अपने राय लिखते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल को पढ़ें, यू विल डेवलप ए पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी प्रॉब्लम में आप उसके हिस्ट्री से लेकर के उसके प्रेजेंट सिनेरियो तक से लेकर के और सजेस्टेड सॉल्यूशन तक का आपको मटेरियल इन एडिटोरियल्स में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही पॉलिश्ड, एमिनेंट उस एरिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और ये आपको हेल्प करेगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, GD में इंटरव्यू में, आपके लेक्चरेट में और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में, हर जगह ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत मदद करेगा, आपके अंदर मैच्योरिटी लाएगा, मेंटल मैच्योरिटी लाएगा। नाउ आफ्टर यू हैव रेड दिस न्यूज़पेपर, आई सजेस्ट कि इसको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, यू शुड टॉक अबाउट इट टू ए मिरर, टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स। जो भी आपने समझा है, सीखा है, उसको पावर ऑफ एक्सप्रेशन या उसको अपने लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए जो भी आपने समझा है। तो इससे क्या होता है कि आपकी एक तो पहले शर्म खत्म होती है, डर खत्म होता है, तीसरे आप किसी चीज़ को आर्टिकुलेट करने की हैबिट डाल सकते हैं।
कि जो भी आपके दिमाग में है उसको कैसे शब्दों में कन्वर्ट करें, कैसे उसको इस वे में प्रेजेंट करें कि आप भी प्लीजेंट रखें, आपके वर्ड्स भी प्लीजेंट लगें और लोगों को बातें समझ में आएँ। जो आप उनको समझाना चाह रहे हैं, दे आर एबल टू ग्रैस्प इट। उसको इतने सिंपल वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके आप समझा पा रहे हैं कि एक छोटी क्लास का बच्चा या पर्सन विथ लेस एक्सपोजर कैन ऑल्सो, लेस नॉलेज ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आप जो भी पढ़ते हैं उसको मिरर के सामने, फ्रेंड के सामने, फैमिली के सामने, जो भी आपको अवेलेबल है, कोई नहीं मिलता तो शीशे के सामने आप कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, और उसको आप बार बार देखिए, इम्प्रूव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आपकी पब्लिक स्पीकिंग का डर जो है ख़त्म होगा और आप अपने थॉट्स को वर्ड्स में आर्टिकुलेट करने की जो कला है उसमें निपुण होते जाएंगे। इसके लिए आप पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स में भी जा सकते हैं, वर्कशॉप्स में भी जा सकते हैं, डिबेट्स में भी जा सकते हैं, अपने से छोटी क्लासेस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपनाएं अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने का, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ आप मास्टर नहीं कर पाएंगे। एंड ये आपके करियर का सवाल है और वो भी आपका ड्रीम करियर का सवाल है जिसमें आप इतना जाना चाहते हैं। इतने देर से आप ये वीडियो देख रहे हैं 45 मिनट से, तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि आप यहाँ तक आए हैं तो यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि यू वांट टू क्लियर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको आई होप कि आप अपने लाइफ में उतारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कर करके ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यू माइट गेट रिजेक्टेड इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फॉर 1 टाइम और 2 टाइम और 3 टाइम, नेवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप डोंट माइंड इट। एंड आप लगातार पूरे जोश के साथ हर बार नया इंटरव्यू समझ करके जाइए, दीजिए। और यदि ये क्वालिटीज़ को जिस तरीके से मैंने बताई हैं आपने कर ली, जो प्रैक्टिसेस मैं बता रहा हूँ आप कर लेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप 100% चांसेस हैं कि आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू निकाल लेंगे। इसी के साथ में टेडेक्स टॉक्स आप देख सकते हैं जिसमें कोई एक रिनाउंड स्पीकर होता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर कितने सिंपली, कितने आराम से, कितने कंफर्टेबल वे में विथ सेंस ऑफ ह्यूमर चुटकुले भी सुनाते हुए पूरे टॉपिक को कवर करता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं, वो सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के फियर आपके हट जाएंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स ऑफ रिजेक्शन इन द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें देखिए अब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्या होता है कि हम जब, जैसा मैंने सजेस्ट किया कि आप कुछ एक टास्क अपने लिए डिफाइन करें, उस टास्क को कंप्लीट करें, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, गलत काम को छोड़ें, अच्छे काम की तरफ आएँ, ठीक है, झूठ ना बोलें, सच बोलें, ठीक है। तो बी ए पर्सन ऑफ कैरेक्टर, आप डिफाइन करें कि आप कैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, और आप उसको लिव करें, ठीक है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करें। और इसको जब शुरुआत करते हैं तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप छोटे गोल सेट कीजिए, ठीक है। कहीं इतने बड़े आप गोल मत सेट कर दीजिए कि कल सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ाई करूँगा, नो। आप उसको, यदि आप 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, मेक इट टू 6 o'clock, मेक इट टू 5:30। पहले ये टास्क, ये गोल अचीव कीजिए लगातार फॉर 21 डेज़, बिकॉज 21 डेज़ यदि आप कोई चीज़ करते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में कुछ चेंजेस होते हैं एंड दिस बिकम्स योर हैबिट, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल रूटीन हैबिट में आ जाता है। देन यू गो एंड टेस्ट योर लिमिट, 5:30 से आप 5 पे आइए, 5 से 4:30 पे आइए, 4:30 से 3:30 पे आइए, ठीक है। देन यू रीच द 3 o'clock टाइम कि 3 बजे से उठ के मैं 4 बजे सुबह से उठ करके 4 घंटे का टाइम जो है आई विल गिव टू माई स्टडीज़। 4 घंटे का अनइंटरप्टेड, सब सो रहे हैं, बिल्कुल अच्छा टाइम होता है। अगर आप इसको कर सकें जैसा मैं करता था, तो आई यूज़ टू स्टडी एट नाइट and usually after my morning run used to go off to sleep till about 12 and then to wake up, used to have my lunch and then used to get on the studies again। तो जब आप कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए और जो भी आप सर्कमस्टांसेस में आप हैं उस सर्कमस्टांसेस में उस रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करते हुए टाइम टेबल का बना करके कंसिस्टेंटली यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग। कई बार आप जब जाएंगे, जैसा मैंने बताया, पहले से एसएसबी में आप रिजेक्ट हो सकते हैं, सेकंड में भी, मैं भी पहले एसएसबी में रिजेक्ट हुआ था। तो जो फेलियर्स हैं उससे आपको डिस्करेज नहीं होना है, उसको आपने रीजंस देखने हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मैं ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट में या इंटरव्यू में उतना कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पाया कि नहीं कर पाया। और जो भी शॉर्टकमिंग्स आपको दिखती है उसके ऊपर वर्क कीजिए, फिर वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, नेक्स्ट टाइम पूरे जोश के साथ जाइए, नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन होगा।
ठीक है। बट फेलियर्स के साथ आपने डरना नहीं है, और अपने आप से हमेशा आपने नेगेटिव थॉट्स जब भी आए उनको रोक करके पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। आपने अपने आप को कन्विंस करना है कि यू आर केपेबल, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर द राइट मटेरियल टू बिकम एन ऑफिसर। ठीक है, तो यदि आप कन्विंस्ड होंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू कन्विंस द इंटरव्यू बोर्ड दैट कि ये फिट मटेरियल है, इसको सेलेक्ट कर लो। For example, I'll tell you, in the second interview, first interview I failed, second interview, in the conference I was told by the president, कि brother, you have done very well, you have improved a lot since the first interview, but this time थोड़ा रह गया आपका, आप select नहीं होंगे, next time आइए, next time I am very sure कि आप select हो जाओगे। तो in the answer to this thing, I told कि no sir, I am getting selected in this time only, and you are the person who is going to select me, because I have done my best in all the tests, and I have improved a lot, and I have worked very hard for it, and I am very sure I am getting selected in this time. The interviewing officer was surprised. He asked me, are you that confident? I said, yes sir. And after that I walked off the room, after thanking the board, with full confidence and smile on my face, and as luck would have it, I was selected in that interview. तो ये जो पॉजिटिव सेल्फ थॉट है, सेल्फ टॉक अगर आप करते रहेंगे अपने आप को, you think that you are capable, then definitely you will be the capable person. लेकिन वही अगर आपके सेल्फ थॉट ही नेगेटिव है, ऐसी सिचुएशन में आपसे निकल जाएगा यस सर, अगली बार मैं फिर और कोशिश करके आऊँगा, अगली बार मैं सेलेक्ट, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वंस यू आर, आपको पहले कन्विंस्ड रहना है कि यू आर द राइट मटेरियल, यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड फॉर इट, आपने उसकी पूरी मेहनत करनी है। जैसे इतने सारी देर से मैं आपको पूरा टिप्स ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो वो सारी को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता प्रैक्टिस किए एंड आपको लगा कि आप मास्टर हो गए, नहीं। योर प्रैक्टिसेस शुड नॉट स्टॉप टिल यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, एंड वंस यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, आर्मी लाइफ या फौज की जो लाइफ है वो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ और डेवलप करने के लिए और शार्पन करने के लिए कई ट्रेनिंग कैप्सूल्स कराएंगी, कई मौके मिलेंगे, कई एक्सपोजर्स मिलेंगे, और ये नेचुरली आप और डेवलप करते जाओगे और अच्छे स्पीकर या और अच्छे लीडर या और अच्छे इंसान या और अच्छा कैरेक्टर आप डेवलप कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द वन क्वालिटी विच इज़ कॉल्ड द ह्यूमिलिटी, द बेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड के आपने लोगों को देखा होगा, जो जितना सक्सेसफुल होता है उतना हम्बल होता है। जैसे पेड़ के ऊपर जब फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है, ठीक है। तो दीज आर द क्वालिटीज़ जो आपके अंदर में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ह्यूमिलिटी आपने डेवलप करना चाहिए कॉन्शियसली, कि आप एक लर्निंग माइंडसेट हमेशा बनाएं, यू बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी सीखने को मिलता है, बी ईगर, बी हंग्री, ठीक है, एंड बी फुलिश, एक बुक है बी हंग्री बी फुलिश। तो दैट टेल्स कि आप हमेशा हंग्री रहिए नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, और उसके लिए अगर आपको लगता है कि मैं फुलिश हूँ तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, कि आप बेवकूफ़ बने रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, आस्क क्वेश्चंस, बी क्यूरियस, ठीक है। और ये नई नई चीज़ें जो आप सीखते जाएंगे वो आपकी पर्सनालिटी को और निखारते जाएंगे, आपके नॉलेज को और बढ़ाते जाएंगे। एक और चीज़ है, नाउ यू आर गोइंग फॉर ए करियर इन आर्म्ड फोर्सेस, तो इसमें आपकी एक टीम होगी, यू विल बी डीलिंग विद द मैन पावर, सोशली आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन, you must learn to respect anyone who is not from your social strata. He might be from lower income group, he might be from senior income group or higher income group, but you have to learn to treat everyone as equal, as a human being, ठीक है। आप इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये जो बंदा है ये सफाई कर्मी है और ये जो कर्मा है ड्राइवर है, एंड दिस चैप इज़ द CEO. You have to treat them all as a equal person, with respect, with dignity, because these are also human beings, and anyone, even you, love to be treated well. So if you treat someone well, they will remember you. They will not remember कि आपने क्या उनके लिए किया, कुछ पैसे दे दिए या whatever help you have done, but they will always remember the way you have treated them. अगर आपने उनसे किसी को, अगर आपको जीतना है तो आपको प्यार के दो बोल से ही आप जीत सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी फेवर्स और डूइंग एनीथिंग। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है, आप अच्छे से अपने अंदर इनकलकेट करना है, डेवलप करना है, सो दैट जो आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का ड्रीम लेके चले हैं वो फुलफ़िल कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ।
साथ ही साथ आपने अपनी लिमिटेशंस को समझना है कि आपके अंदर में क्या लिमिटेशंस है। देखिए लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज़ बॉर्न परफेक्ट, नो वन इज़ बॉर्न सारी चीज़ें सीख के नहीं आता है। लाइफ में धीमे धीमे लर्न करता जाता है और इसके लिए जैसे मैंने बताया था कि नो योर सेल्फ, और अगर आप अपनी लिमिटेशंस समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, यदि आपने कोई लिमिटेशन आपने एक्सेप्ट की है तो तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। कि इफ़ आई रियलाइज़ कि मेरी वोकेबलरी कमज़ोर है, मेरा स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट गुड, आई अप टू द मार्क, देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेकिन अगर मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि आई थिंक नहीं, आई एम फाइन, आई एम डूइंग फाइन, आई एम ओके, तो फिर उसके ऊपर आप वर्क नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट का स्कोप जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, एक्नॉलेज